हेलो साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं एमएल आर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्त, जैसा कि आपको पता है, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं, और कल हमने एक प्रैक्टिस सेट किया था। आज हम उसी क्रम में दूसरे प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो दोस्त, आज के प्रैक्टिस सेट में उसी तरह से जैसे कल कुछ इतिहास के प्रश्न थे, कुछ फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ बायोलॉजी के, कंप्यूटर के, इसी तरह से आज का भी ये प्रैक्टिस सेट डिजाइन किया गया है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम कुछ और भी, जैसे कल पॉलिटी के सवाल नहीं थे, तो आज पॉलिटी के सवाल भी इसमें जोड़े गए हैं। तो दोस्त, शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न है, वर्ष 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो दोस्त, अगर 1920 और 21 के बाद के आसपास के अगर हड़प्पा शहर की बात की जाए, तो दोस्त जो हड़प्पा शहर है ये रावी नदी के तट पर है। कहाँ है दोस्त? रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। तो दोस्त, जो हड़प्पा है, हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा की खोज 1920 और 21 में की गई। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी है। और दोस्त, अगर इसकी बात की जाए कि अभी ये कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। कहाँ पे दोस्त? मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है दोस्त, चूंकि ये सभी जो शहर है वो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर है वो सिंधु सभ्यता के आसपास विकसित हुए हैं, और ये जो हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगला, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्त, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान या सिंध? तो दोस्त, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। दोस्त, जो मोहनजोदड़ो है तो इसका ये एक अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? अरबी, मोहनजोदड़ो। तो दोस्त, अगर ये अरबी शब्द है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये अरबी शब्द है, सॉरी सिंधी भाषा का है। किसका दोस्त? सिंधी भाषा का। हम लोग सिंध शब्द पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? सिंध भाषा का। तो दोस्त, इसका जो अर्थ है मोहनजोदड़ो का वो क्या है? मृतकों का टीला। अगर इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज 1922 में हुई। खोज 1922। और इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन है? खोजकर्ता आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी कहते हैं। ठीक है दोस्त, और अगर इसकी स्थिति की बात की जाए ये कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान के लड़काना जिले में। कहाँ दोस्त? लड़काना जिले में, और सिंध नदी के दाएं तट पर। कहाँ पे? सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया आपका मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो दोस्तों, ये कौन सा शहर है? मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, हड़प्पा या चौंदड़ो? तो दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा चौंदड़ो। दोस्त, अगर चौंदड़ो की बात की जाए तो इसकी खोज
1931 में की गई थी। कब की गई दोस्त? 1931 में। और इसके खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता एम मजूमदार। इसके खोजकर्ता कौन है दोस्त? एम मजूमदार है। और दोस्त ये जो चौदड़ो है, यहाँ से चूंकि आपके मन के बनाना, शेप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मोहर बनाना, ये सभी साक्ष्य में ले है। तो बताते हैं कि जो चौदड़ो है यहाँ पे कुशल कारीगर रहते थे। और हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, इन सभी स्थलों में चौदड़ो से बक्राकार ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। कैसे ईंटों के दोस्त? बक्राकार ईंटों के साक्ष्य भी चौदड़ो से ही मिले हैं। बक्राकार ईंटों के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? तो दोस्त अगर पत्थर की बनी हुई की बात करें तो पत्थर की बनी हुई जो नटराज की मूर्ति है वो आपको मिलेगी हड़प्पा में। कहाँ मिलेगी दोस्त? हड़प्पा में। और अगर यहीं पे बात की जाए कि कांसे की बनी हुई, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो दोस्त अगर पत्थर की मूर्ति पूछी है तो पत्थर के लिए आप क्या बता देंगे? हड़प्पा। और जो हड़प्पा में और क्या क्या मिला है? तो दोस्त जो पत्थर की ये पुरुष की जो मूर्ति है, ये किसकी बनी हुई थी? ये चूना पत्थर की बनी हुई थी। किसकी दोस्त? चूना पत्थर की बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो में आपकी मिली है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। कांसे की नर्तकी। ठीक है दोस्त। अच्छा, जो नटराज की मूर्ति है, इसका जो दाया पैर है, दाया पैर पर खड़ी, दाया पैर पर खड़ी है। और जो बाया पैर है वो हवा में है। बाया पैर ऊंचा उठा हुआ है, ऊंचा उठा हुआ है, जो नृत्य की कला को दर्शा रहा है। और दोस्त अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 7 से 8 इंच की है। कितने इंच की? 7 से 8 इंच की ये नटराज की मूर्ति है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता के हिस्सा कौन कौन से? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौदड़ो, रंगपुर, ये सब क्या दोस्त? सिंधु घाटी सभ्यता के। लेकिन जो उरूक है, ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, ये सुमेरियन सभ्यता का है। किसका? सुमेरियन, सुमेरियन सभ्यता का स्थल है। ठीक है दोस्त। तो ये उरूक जो है वो किसका है? सुमेरियन सभ्यता का स्थल है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्त जलाशयों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? धौलावीरा में दोस्त जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि जो धौलावीरा के लोग हैं वो आधुनिक विधियां जानते थे जल को एकत्रित करने की। तो इन्होंने क्या किया था? बड़े बड़े जलाशय बना करके जल को एकत्र किया था, और वही साक्ष्य सिंधु सभ्यता में देखने को मिले हैं। तो दोस्त जो धौलावीरा है वो कहाँ पे है? धौलावीरा गुजरात, गुजरात के कहाँ पे दोस्त? कच्छ के रण में। कहाँ? कच्छ के रण में, रण ऑफ कच्छ। ठीक है दोस्त। इसकी अगर खोज की बात की जाए तो जेपी जोशी ने की थी। जेपी जोशी कब की थी? 1967 में की थी। दोस्त अगर धौलावीरा की और बात की जाए तो धौलावीरा यूनेस्को में भी शामिल है। यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल है। और ये भारत की 40वीं साइट है। भारत का 40वां स्थल। और दोस्त कब शामिल किया गया था? तो 2021 में शामिल किया गया था। और दोस्त अगर गुजरात की बात की जाए तो ये जो गुजरात का चौथा स्थल है, कौन सा? गुजरात का चौथा स्थल जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त सुरकोटदा कहाँ है? सुरकोटदा गुजरात में है। कहाँ है दोस्त? सुरकोटदा गुजरात में है। जैसे अगर बात की जाए आलमगीर, आलमगीर
ये भी सिंधु सभ्यता का स्थल है। ये आपके यूपी में है। दाइमाबाद ये महाराष्ट्र में है। मांडा दोस्त ये जम्मू कश्मीर में है। और आपका जो सरकोटदा हो गया, धौलावीरा, रंगपुर, ये सब कहाँ, ये दोनों गुजरात में है। ठीक है दोस्त, आगे से चलते हैं। अगला प्रश्न, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो दोस्त अगर 1944 की बात की जाए, दयाराम साहनी कब थे? 1921 और 22 में। अच्छा, इन्हीं के समय जो हेड था वो कौन था? जॉन मार्शल था। राखल दास बनर्जी कब थे? 1922 में। तो 1944 में कौन बचा? आरएम रेम व्हीलर। ठीक है दोस्त, तो कौन थे? रेम व्हीलर, जिन्होंने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पद संभाला। और दोस्त जो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? संस्कृति मंत्रालय। इसका काम क्या होता है? इसका कार्य जो होता है, विश्व विरासत स्थल है या जो स्मारक है उनका रखरखाव करना, देखभाल करना, मरम्मत करना। तो दोस्त ये इसके कार्य होते हैं। किसके? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो एक कहेगी एक मिनिस्ट्री है, और ये किसके अंतर्गत आती है? संसद मंत्रालय के अंतर्गत। इसका कार्य है विश्व विरासत स्थल का रखरखाव करना, देखभाल करना और मरम्मत करना। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई? तो दोस्त अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए, तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की गई थी वो 1922 में किसने की? आर.डी. बनर्जी ने। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे ज्यादा सुनियोजित शहर है। और जो सिंधु सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है। सबसे ज्यादा सुदृढ़ शहर जो बसा हुआ था वो मोहनजोदड़ो है। और ये कहाँ पे है? सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। और क्या है दोस्त, यहां से मिला क्या क्या है? यहां से एक विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार। तो दोस्त स्नानागार है, इसकी जो डायमेंशन है 11.88 मीटर इंटू 7.01 मीटर, और जो गहराई है वो इसकी 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है दोस्त, इसके बाद यहां से क्या मिला है? विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार भी यहां से मिला है। तो दोस्त जो स्नानागार है, स्नानागार की बात की जाए तो इस तरह से है ये स्नानागार। तो यहां से इसके ये सीढ़ियां कटी हुई थी। तो ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर और ये दक्षिण। तो आपसे पूछा जाए कि स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिला है उसमें जो सीढ़ियां थी वो किस दिशा से कटी हुई थी? तो उत्तर और दक्षिण से इसमें सीढ़ियां बनी हुई थी। तो इसकी खोज किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने 1922 में। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो दोस्त अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो ये लगभग 3000 वर्ष पुरानी, 3000 ईसा पूर्व की है। कितनी दोस्त? 3000 ईसा पूर्व की है। देखो दोस्त है क्या, इसके अलग अलग साक्ष्य हैं। जैसे एनसीईआरटी की बात की जाए, एनसीईआरटी 2600 बीसी से 1900 बीसी तक का समय मानती है। ठीक है, उसके बाद कार्बन 14 जो है, कार्बन रेडियो कार्बन की जो ये बताता है कार्बन डेटिंग, इसके अनुसार इसको बताया जाता है 2500 से 1750 तक।
कुछ इतिहासकार इसे 3250 से, अन्य इतिहासकार 3250 से, और ऐसे मानते हैं दोस्त 2550 या 1750 तक भी मानते हैं। तो दोस्त ये तीनों डेटा है, इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तब भी ये कितना 3000 बीसी के लगभग ही जा रहा है। ठीक है दोस्त, यही सबसे सटीक है। बाद बाकी 1000 ईसा पूर्व, 5000, 8000 ये तो बहुत ज्यादा है और कम है। तो कौन सा है दोस्त इसका सही ऑप्शन? सी। अगला प्रश्न, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित जो अध्यक्ष था वो कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। कौन थे दोस्त? विट्ठल भाई पटेल थे। अच्छा, ये विट्ठल भाई पटेल कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनके भाई थे। सरदार पटेल के भाई थे। और स्वराज पार्टी जो स्थापित की थी, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। तो दोस्त ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे और सरदार पटेल के भाई थे। कौन? ये विट्ठल भाई पटेल। और ये केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष भी थे। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद कितने थे? तो दोस्त अगर भारतीय संविधान की बात की जाए तो दोस्त अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था। तो दोस्त इसमें कितने अनुच्छेद थे? 95 थे। दोस्त अगर बात की जाए कि भारतीय संविधान कब बना, तो भारतीय संविधान बना कब था? 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ। लेकिन दोस्त लागू कब हुआ? तो लागू हुआ ये 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्त जब से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी समय से 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। लेकिन स्वतंत्र इससे संविधान लागू होने से पहले इसे किस रूप में मनाते थे? मतलब स्वतंत्रता से पहले किस रूप में मनाते थे? 1947 से पहले तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता के रूप में मनाते थे। तो दोस्त जिस समय ये लागू हुआ उस समय अनुच्छेद 395 थे और जो अनुसूचियां थी 8 अनुसूचियां, अनुसूची 8, और अगर बात की जाए किसकी भाग, तो भाग 22 थे। अनुच्छेद 395 ये मूल संविधान में, किसमें दोस्त? मूल संविधान में। अगर वर्तमान की बात की जाए तो लगभग 465 तो अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। तो ये वर्तमान का डाटा है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्त ये सारे जो प्रश्न आप देख रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी या आरपीएफ एसआई, मतलब कोटल मिला के रेलवे से संबंधित ही सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्त बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंट्रे के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या था, जो जॉर्ज लेमेंट्रे थे सबसे पहले ये कहाँ के थे? तो ये बेल्जियम के थे। ये कहाँ के थे? बेल्जियम। ये बेल्जियम के खगोलज्ञ भी थे और पादरी भी थे। कौन थे दोस्त? बेल्जियम के खगोलज्ञ और पादरी थे। तो दोस्त इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत दिया और इसी को दूसरा नाम महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत। तो दोस्त ये जो दिया था 1960 और 70 के दशक में आया था। इसमें इन्होंने बताया था कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड एक अग्नि का गोला है, एक अग्नि का पिंड है जिसके अंदर एक महाविस्फोट हुआ। और जब महाविस्फोट हुआ तो उससे बहुत सारे कण जब टूटेंगे तो अलग अलग हो गए। जो विस्फोट हुआ उससे जो अग्नि का गोला था टूट गया, अलग अलग होगा। उसके बाद कुछ खगोलीय पिंड बन गए।
जो खगोलीय पिंड बने उनमें फिर से महाविस्फोट हुआ और उनसे कुछ असंख्य तारे बन गए, कुछ ग्रह बन गए, कुछ उपग्रह बन गए। ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। हालांकि सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्य सिद्धांत है वो जॉर्ज लेमेंद्रे का बिग बैंग थ्योरी है, या महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, अगला है हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। तो दोस्त इन्होंने जो बताया था, जॉर्ज लेमेंद्रे ने, इन्होंने ये बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है लगभग 15 बिलियन वर्ष पुराना है। तो 15 के पास कौन सा है यहाँ पे, 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है दोस्त, 15 बिलियन वर्ष। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न है मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि विश्लेषण में उपभोग फलन कुल उपभोग और के बीच संबंध दर्शाता है। तो दोस्त जो मैक्रो इकोनॉमिक है या समष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें जो उपभोग फलन है तो कुल उपभोग और सकल राष्ट्रीय आय के बीच का संबंध दर्शाता है। किसका, कुल उपभोग और सकल राष्ट्रीय आय का संबंध दर्शाता है। अगला कारक आगतों की लागत के अतिरिक्त किसी व्यवसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ क्या कहलाता है। तो दोस्त इसे असामान्य लाभ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, असामान्य लाभ कहते हैं। अगला प्रश्न, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है। दोस्त कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को उगादी या युगादी भी कहते हैं, और दोस्त इसे हम नववर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, नववर्ष। तो ये कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का नववर्ष भी है, और ये चैत्र माह के शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो दोस्त यही हिंदू नववर्ष है। तो इसे कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, युगादि या उगादि कहते हैं। ठीक है दोस्त, बैसाखी कहाँ का है, बैसाखी पंजाब का है। कहाँ का दोस्त, पंजाब का है। और पोंगल कहाँ का दोस्त, तमिलनाडु का। कहाँ का, तमिलनाडु का। ठीक है, अगला प्रश्न, सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है। तो दोस्त जो सोगात्सु है ये कहाँ का है, जापान का न्यू ईयर है। दोस्त कहाँ का है, जापान का न्यू ईयर क्या कहलाता है, सोगात्सु कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्त प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई की बात की जाए तो वोल्ट होती है। तो दोस्त प्रेरित विभवांतर क्या है, ये कोई दो बिंदु है, इनके बीच किसी कण को ले जाने में जितना विभवांतर में अंतर आएगा, ये V1 है और ये V2 मान लें, ये दो बिंदु हैं A और B। यहां से कोई कण यहां तक ले जाने में जितना विभव में अंतर आएगा, जितना भी विभव में अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा, और इसे वोल्ट में मापते हैं। तो दोस्त किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश में एक पिंड को ले जाने में किया गया कार्य ही इस प्रेरित विभवांतर का मान होगा। यहाँ अगर हमने माना Q1 आवेश है, तो एकांक आवेश, इसी आवेश में यहाँ तक किसी पिंड को M1 कोई पिंड यहाँ तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वही क्या हो जाएगा, इसका प्रेरित विभवांतर हो जाएगा, और इसका मात्रक क्या है, वोल्ट होता है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्त प्रतिरोधकता क्या है, इसकी एसआई इकाई ओम मीटर है। दोस्त प्रतिरोधकता क्या होती है, जब किसी पदार्थ में धारा प्रवाहित होती है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, इस तरह से धारा चल रही है धारा आई, तो इस धारा को कोई ना कोई तो रोकता हो। अगर इस तरह से ये धारा आगे बढ़ रही है तो इसे कोई ना कोई तो रोकता होगा। तो जो रोकने वाला कारक है उसी को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं, किसी पदार्थ में प्रवाहित होने वाली धारा को रोकने वाला जो कारक क्या है, प्रतिरोधकता है, और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है दोस्त, ओम मीटर होता है। जो पदार्थ संचालक होते हैं
सुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कैसी होती है? कम होती है। और दोस्त जो कुचालक पदार्थ होते हैं प्रतिरोधकता अधिक होती है। दोस्त कैसे? जो सुचालक पदार्थ होंगे इनकी प्रतिरोधकता कम होती है, क्योंकि सुचालक में जो प्रतिरोधकता वो करंट को, मतलब जो धारा बह रही है उसको रोक ही नहीं पाती। जब रोक नहीं पाती तो ये प्रतिरोध कम हो जाएगा, प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। लेकिन जो कुचालक है इसमें प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, अर्थात ये धारा को आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो इसे क्या कहेंगे कि सुचालक में पदार्थ की प्रतिरोधकता कम और कुचालक में पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। अगला, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो दोस्त वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। दोस्त ठोस की बात की गई है, अगर ठोस की बात की गई है तो यादृच्छिक रूप से गतिशील, ये तो गैस की व्यवस्था है। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, तो ये भी गैस में होता है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है? दोस्त नहीं। अगर न्यूनतम आकर्षण होता तो ये कण एक दूसरे को बांधे नहीं रख पाते। जैसे हमने एक ठोस बना लिया, इसके ये जो कण है ये क्या ये एक दूसरे को बांधे रख पाते? अगर इनका न्यूनतम आकर्षण होता तो हम कहेंगे कि जो ठोस पदार्थ है उनमें बहुत अधिक आकर्षण होता है, तो न्यूनतम नहीं होता। दोस्त जो ठोस होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। ये ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब क्या है? असंपीड्य का मतलब है जब हम किसी ठोस को दबाते हैं तो उन्हें दबा नहीं सकते, अर्थात वो बहुत कठोर होते हैं। ठोस कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, असंपीड्य होते हैं। दूसरा, इनके जो गलनांक होते हैं, गलनांक बहुत उच्च होते हैं। ये हाई टेम्परेचर पर गलते हैं, ठीक है दोस्त। और इनका जो घनत्व होता है, घनत्व भी अधिक होता है। घनत्व भी कैसा होता है दोस्त? अधिक होता है। ये किसकी व्यवस्था है? ठोस की। अगर द्रव की बात की जाए तो द्रव में ये सब चीजें ठोस से कम लेकिन गैस से ज्यादा हो जाएंगी। और अगर गैस की बात की जाए तो असंपीड्य है, तो गैस असंपीड्य नहीं है, इसे संपीडित किया जा सकता है। अगर गैस को संपीडित ना किया जा सकता होता तो सिलेंडर में गैस नहीं भर पाते, तो गैस को संपीडित करके सिलेंडर में भर दिया जाता है, ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो दोस्त अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं तय की गई। कहते हैं 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा और पांचवी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, या इसे हम कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं BEC, ठीक है दोस्त। ये सत्येंद्र नाथ बोस है और ये आइंस्टीन है, इन दोनों ने मिलकर एक अवस्था खोजी थी, इसी को हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कह देते हैं, ठीक है दोस्त। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। विटिकल्चर क्या है? दोस्त अगला प्रश्न है विटिकल्चर क्या है? तो दोस्त विटिकल्चर सब्जियों की खेती, आम की खेती, अंगूर की खेती या फिर फूलों की खेती। तो दोस्त फूलों की जो खेती होती है इसे हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। और दोस्त जो सब्जियों की खेती होती है इसे हम कहते हैं ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर। तो दोस्त जो विटिकल्चर है ये अंगूर की खेती होती है, इसे कहते हैं हम विटिकल्चर, ठीक है दोस्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंगूर की खेती को कहते हैं विटिकल्चर। अगला प्रश्न है एपिग्राफी क्या है? तो दोस्त एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी जो होता है वो शिलालेखों का अध्ययन होता है। शिलालेख। दोस्त एपिग्राफी क्या है?
आप ही ग्राफ बना लो, आप ही ग्राफ बनाओगे तो किस पे स्लैब पर बनाओगे, ठीक है दोस्त। तो शिलालेखों का अध्ययन क्या होता है, एपिग्राफी होता है। उसके बाद अगर कंकालों के अध्ययन की बात की जाए तो ऑस्टियोलॉजी होता है। क्या होता है दोस्त इसका, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। और उसके बाद अगर मानचित्रों के अध्ययन की बात की जाए तो जो मानचित्रों का अध्ययन होता है उसे कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, कार्टोग्राफी। इसे दोस्त कैसे याद रखोगे, कार्टोग्राफी को। तो दोस्त जो मानचित्र होते हैं तो इन्हें चार्ट तो ही कहते हैं, चार्ट भी कह सकते हैं, मैप को चार्ट भी कहते हैं। तो चार्ट से क्या आ रहा है, कार्ट, तो चार्ट से कार्ट, तो मानचित्रों का अध्ययन चार्ट, चार्ट का मतलब कार्टोग्राफी, ठीक है दोस्त। और जो सिक्कों का अध्ययन होता है इसे हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक। तो दोस्त सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो दोस्त प्रिंटर, प्रिंटर को टच कर सकते हैं, ये हार्डवेयर नहीं है, ये सॉरी सॉफ्ट हार्डवेयर है, ये तो हार्डवेयर है। माउस को टच कर सकते हैं, हार्डवेयर है। कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, ये हार्डवेयर है। लेकिन दोस्त जो कंपाइलर है ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है दोस्त। तो आज के थे ये 25 प्रश्न। दोस्त कैसी लगी क्लास, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्त अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, और दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्त मिलते हैं अगली नई क्लास में, सेम समय। तब तक के जुड़े रहिए ML ID स्टडी पॉइंट के साथ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।